हेलो फ्रेंड्स, बेसिक की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक फर्स्ट ईयर जियोलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इस सेमेस्टर से हम काफ़ी सारे टॉपिक्स अपलोड कर चुके हैं। जैसे कि सेल बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं, सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, जितने भी सेल ऑर्गन्स है जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर में पूछे जाने वाले सेल ऑर्गन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस या राइबोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ऊपर लोगों क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब हम अपलोड कर चुके हैं। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाने वाले सेल ऑर्गन्स है उसको भी हम अपलोड कर चुके हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जाता है इस सेमेस्टर में, वो भी हम अपलोड कर चुके हैं। तो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स अपलोड कर चुके हैं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पार्ट थर्ड। इससे पहले हम दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। डीएनए के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर, इनमें न्यूक्लियोटाइड के बीच बॉन्ड्स कैसे बनता है, कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए का जो वॉटसन क्रिक ने जो मॉडल दिया था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ डीएनए एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, ये हमने फर्स्ट पार्ट में, मतलब जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है डीएनए का वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नंबर सेकंड, हमने जो सेकंड वीडियो अपलोड किया था डीएनए का, उसके अंदर हमने देखा था कि डीएनए रिप्लिकेशन कैसे करता है, डीएनए के कौन कौन से मेथड्स हैं रिप्लिकेशन के, जैसे फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड और डिस्पर्सिव मेथड। इसमें जो दोस्तों सेमी कंजर्वेटिव मेथड है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल मेथड है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ये हो चुका है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा होता है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मतलब, सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी वर्ड जहां भी यूज होता है मतलब कि हाफ, और कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व होना। तो इसमें यह कहा गया है कि जो ओल्ड पेरेंटल जो डीएनए है वो 50% या हाफ कंजर्व होता है, जबकि कंजर्वेटिव मेथड में ये बताया गया था कि जो पेरेंटल डीएनए या ओल्ड डीएनए है वो 100% कंजर्व होता है, जो कि गलत प्रूफ, जब यहाँ पर प्रूफ देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, जो कि गलत पाया गया था। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, उस तरीके से जो है डीएनए रेप्लिकेट करता है, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे डायरेक्टली कैसे रिप्लिकेशन होता है, रिप्लिकेशन के प्रोसीजर क्या है। दोस्तों डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए के एक मॉलिक्यूल से या डीएनए के ओल्ड डीएनए या पेरेंटल डीएनए से न्यू डॉटर डीएनए कैसे बनता है, इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जिसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ये हमारे पास, आपको पता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो डिफरेंट होता है। आप प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सर्कुलर डीएनए आपको पाया जाएगा, जैसे बैक्टीरिया के अंदर आप डीएनए देखेंगे वो जो है सर्कुलर होता है। वहीं पर यूकैरियोटिक में देखेंगे लीनियर होता है और काफ़ी बड़ा डीएनए होता है। तो इसमें रेप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है इसको बहुत ही ध्यान से, छोटे छोटे पॉइंट्स हमको ध्यान रखने होंगे। जैसे इसमें जो रेप्लिकेशन होता है वो बीच बीच में से स्टार्ट हो जाता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट हो या इसी एंड से स्टार्ट हो, बीच बीच में से स्टार्ट होना, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, इसमें जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, क्योंकि उनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ होता है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक किसकी हेल्प से होता है, तो इसके लिए कई सारे एंजाइम्स हैं। तो हम अलग से एक क्लिप ऐसी बनाएंगे, इसी वीडियो के अंदर आपको एक क्लिप जो है पूरी एंजाइम्स की लिस्ट मिल जाएगी, उसको आप अच्छे से याद कर लेना। मतलब जो ऐसे एंजाइम्स जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी अलग से हमने लिस्ट बनाया है, उसको आप याद कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वायर का एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो डीएनए का रेप्लिकेशन हम समझने का एक सिंपल प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास है डीएनए, सपोज करो ये हमारे पास दो वायर हैं और ये आपस में एक दूसरे से हेलिकली एक तरीके से कॉइलेड हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास दो स्ट्रैंड्स हैं, एक इसमें दोनों के दोनों जो है एंटी पैरेलल है। आप देख सकते हैं एक ब्लैक कलर में, एक रेड कलर में है, आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा। तो इन दोनों में आप क्या देख पा रहे हैं बेसिक डिफरेंस, कि आप समझ सकते हैं कि इधर वाला एक तो 3' टू 5' डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल है, तो एक 3' टू 5' डायरेक्शन में होगा, एक 5' टू 3' डायरेक्शन में होगा। और ये दोनों के दोनों सबसे पहले अगर इसको रेप्लिकेट करवाना है तो रेप्लिकेट कराने के लिए हम या तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी प्रोसीजर कराना है। डीएनए के जो रेप्लिकेशन होता है वो बहुत जल्द होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बीच से ही रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देना होगा। ठीक है, इसमें बीच बीच में ही पॉइंट ऑफ ऑर्गन बन जाता है और बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। बबल्स कैसे फॉर्म होंगे, जब दोनों के दोनों डीएनए सपोज करो ये सेपरेट होंगे, तो सेपरेट होने से बीच बीच में इस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह की एक लंबी चेन होगी डीएनए की, जिसके अंदर कई सारे बबल्स बन जाते हैं, और हमें एक बबल्स को यहाँ पर हमें समझना है लेकर के कि कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो पहला काम क्या होगा,
सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स। ये जो आप देख रहे हैं दोनों के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे और ये दोनों इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच बना होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एक वीक अट्रैक्शन फोर्स होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए एक हेलिकेज एंजाइम होता है जो कि इसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद इसका काम क्या होता है, यहाँ पर जैसे सपोज करो ये हमने इसको ब्रेक करके इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है, लेकिन ये फिर क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे फिर दोबारा से जो है ये आपस में कोइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, वीक फोर्स है, फिर दोबारा से अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो इसके लिए टोपो आइसोमरेज एंजाइम है, वो क्या करेगा, वो इसको दोबारा से इसको सबसे पहले कट करेगा, कट करके उसकी जो कोइलिंग टेंशन है उसको दूर कर देगा। जैसे ही वो यहाँ पर इसको कट करेगा, जैसे सपोज करो ये तो मैंने यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हैं, लेकिन अगर कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हो जिसमें दोनों तरफ से यहाँ पर बंधा हुआ है, बाइंड है, और बीच में से हमें यहाँ पर सबसे पहले ये कट करेगा, यहाँ से कट करने के बाद इसको रिसील करेगा, ठीक है, मतलब कि कोइलिंग टेंशन दूर हो जाएगी, तो फिर इसको बाइंड भी कर देगा, रिसील कर देगा, और फिर उसके बाद रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब फिर आगे के प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो इसमें अलग अलग स्टेप्स के लिए अलग अलग एंजाइम्स है जिनके हमें नाम याद रखना होगा और उनका फंक्शन याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद और भी कई सारे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि इसको स्टेबलाइज करेगी। फिर पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि इसको जो मेन जो यहाँ पर रेप्लिकेशन के प्रोसीजर में जो मेन पार्टिसिपेट करता है वो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कई सारे एंजाइम्स है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे हमने स्टेप्स में भी डिवाइड किया हुआ है। एक्टिवेशन, सबसे पहले क्या होगा कि एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, जितने भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे। तो ये जो सबसे पहले इनका एक्टिवेशन होता है, मोनोफॉस्फेट से ये ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको पता है चारगाफ रूल आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पार्ट के अंदर, उसके अंदर जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, दो उसके बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं, दो ऐसी पोजीशंस आती हैं जहां पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस है, जिसके कारण उनमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। इसी तरीके से ग्वानिन है वो किसके साथ, साइटोसिन के साथ बनाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, मतलब तीन ऐसी पोजीशंस आती हैं जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये सारे पॉइंट है कि एडेनिन किसके साथ हमेशा बॉन्ड बनाता है, थाइमिन के साथ। तो इसी तरीके से डीएनए का यही एक मेन क्लू मिल जाता है कि सपोज करो हमारे पास जो एक स्टैंड है वो टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा, मतलब अगर उस पर एडेनिन है तो जो न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा वहां पर वो थाइमिन आकर के अट्रैक्ट होगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पूरा जुड़ता चला जाता है, ठीक है, और एक नए डीएनए का सिंथेसिस होता है। इसमें कई सारे और भी टॉपिक्स हैं। एक इसमें दो स्टैंड्स होते हैं, एक होगा ऊपर वाला जो होगा लीडिंग स्टैंड्स कहलाता है, नीचे वाला लैगिंग स्टैंड कहलाता है। लैगिंग स्टैंड के अंदर क्या डिफरेंशिएशन है, इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या प्राइमर डीएनए की हेल्प से यहाँ पर आप देखेंगे इस नीचे वाला स्टैंड्स बनता है। तो ये सारी बातें हम जितने भी कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड वो भी हम दूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, हेडिंग डालेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पार्ट थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आज हम इस वीडियो के अंदर इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। दोस्तों अगर मैं बेसिकली बोलूं कि डीएनए के रेप्लिकेशन का मतलब ही क्या होता है, तो एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंटल डीएनए है या ओल्ड डीएनए है, तो इससे नए डीएनए का सिंथेसिस कैसे होता है या फिर डीएनए का ऑटो कैटालिसिस कैसे होता है, उसी को बोला जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। बस तो एक डीएनए से अगर मैं सिंपल वे में कहूं तो एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण जो होता है उसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है, वीडियो के इस क्लिप के अंदर मैं आपको कंप्लीटली पूरा एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूं कि हम डीएनए रेप्लिकेशंस को कैसे स्टडी करने वाले हैं और इसको हमें समझना क्या है, एग्जाम पेपर के लिए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमें नोट करना होता है, और हम कैसे एग्जाम पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में आ जाता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो दोस्तों, मेन पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, जैसे जब आप किसी चीज़ को बायोलॉजी के अंदर कोई भी टॉपिक हो उसको जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे, उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे, तो उस समझने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। मतलब समझने के साथ साथ आपको ये इमेजिन करना है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो रहा है, तभी आपके माइंड से वो क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है ये डीएनए का पार्ट थर्ड है, और पार्ट थर्ड के अंदर हम पूरा रिप्लिकेशन का पूरा प्रोसीजर हम जानने वाले हैं।
पार्ट फर्स्ट में मैंने क्या डिस्कस किया था, डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में, टाइप्स के बारे में, डीएनए के फंक्शन के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा था कि डीएनए की दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स की स्ट्रक्चर देखा था हमने, उसकी हेलिकल स्ट्रक्चर जो कि वॉटसन और क्रिक ने दिया था। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो मैं डेफिनेटली ये श्योर होकर कह सकता हूं कि ये वीडियो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो अगर आपने इसके अलावा कोई और भी स्ट्रक्चर अगर आपको पता है डीएनए की, तो आपको डेफिनेटली एक वीडियो समझ में आ जाएगा कि कैसे ये रिप्लिकेट करता है। दूसरे वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, क्या प्रूफ करके बताया कि डीएनए के अंदर जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है। मतलब डीएनए के 3 मॉडल्स हैं, एक कंजर्वेटिव मॉडल, एक होता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, एक होता है डिस्पर्सिव मॉडल। तीनों मॉडल अलग अलग बातें बताते हैं डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कंजर्वेटिव मेथड में क्या बताया था। कंजर्वेटिव मेथड में ये बताया गया था साइंटिस्ट के द्वारा कि ये जो डीएनए आपको पेरेंटल डीएनए दिखाई दे रहा है ये 100% कंजर्व हो जाता है। कंजर्व का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि ये पूरा का पूरा सेम एक कंजर्व अलग, ये जो है 100% इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होती, ये अलग हो जाता है और नया सिंथेसिस डीएनए वो अलग हो जाता है। तो इस मतलब यहाँ पर उनका ये कहना है कि डीएनए में कोई भी चेंज, जो ओल्ड डीएनए है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, जो कि ये बात गलत थी, ये बात एक्सपेरिमेंटली गलत पाई गई। ठीक है, तो कंजर्वेटिव मेथड इसीलिए जो है कंजर्वेटिव जो मॉडल है इसीलिए जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया। दूसरा मॉडल था सेमी कंजर्वेटिव मेथड। उनका कहना था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसमें ये जो आप दोनों स्ट्रैंड्स आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रैंड्स आपको दिखाई दे रहा है, ये मतलब इनका कहना था सेमी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखो नाम में ही सारी बातें छुपी होती है। साइंस का जो वर्ड्स है, जैसे सेमी कंजर्वेटिव है, इसका मतलब सेमी का मतलब होता है आधा, हाफ। सेमी का मतलब ही होता है हाफ कंजर्वेटिव। हाफ कंजर्वेटिव मतलब कि जो ओल्ड डीएनए है या पेरेंटल डीएनए है वो 50% कंजर्व होता है। हालांकि कंजर्वेटिव मेथड में क्या बताया था कि 100% कंजर्व होता है, जो कि बात गलत पाई गई थी एक्सपेरिमेंटली, और ये एक्सपेरिमेंटली बिल्कुल सही पाया गया। मेसेल्सन और स्टाल ने इस चीज को प्रूफ कर दिया कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप से जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है 50% जो ओल्ड डीएनए है वो 50% ही कंजर्व हो पाता है। बाकी ये दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स है वो टेम्पलेट की तरह वर्क करते हैं। एक 3' to 5' डायरेक्शन होता है और एक 5' to 3' डायरेक्शन होता है, और दोनों अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस करते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर से न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो जुड़ता चला जाता है। और वो कैसे जुड़ता है अभी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा आधार है, वही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। क्यों, आखिर कैसे न्यूक्लियोटाइड कहाँ से आते हैं, वही चीज़ हमें समझना है। कैसे नए डीएनए की सिंथेसिस होती है, मटेरियल कहाँ से आता है, ठीक है, वही चीज़ हमें समझना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ सेमी कंजर्वेटिव मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इनका सिर्फ यही कहना है कि जैसे हमारे पास पेरेंटल डीएनए है, ये इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस करते हैं। जैसे ये 3' 5' डायरेक्शन है, तो अब ये क्या करेगा, 5' वाला एक न्यूक्लियोटाइड आएगा जो कि यहाँ से जोड़ करके 5' to 3' डायरेक्शन में ले जाकर के यहाँ पर सिंथेसिस करेगा। तो जो नया सिंथेसिस डीएनए हुआ वो 50% हुआ, क्योंकि उसने क्या किया, इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बना लिया। तो ये 50% है तो वो भी 50% होगा। तो नया जो सिंथेसिस डीएनए है उसका पूरा जो भाग है वो 50% है, और ओल्ड स्ट्रैंड का भी जो भाग है वो 50% है। मतलब सेमी कंजर्वेटिव है, ना कि कंप्लीटली आप ये नहीं कह सकते कि 100% कंजर्वेटिव होता है। बात खत्म। तो ये चीजें प्रूफ होगी। हाँ, डिस्पर्सिव मेथड में ये बताया गया था, उनका कहना था बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स होता है, मतलब दोनों के अंदर ही। जैसे ये हमारे पास यहाँ पर 50% है, तो उनका कहना है इस 50% में भी मिक्सिंग पाई जाती है। ठीक है, तो वो भी मेथड इतना मतलब सही मेथड नहीं था वो भी, ठीक है, वो भी गलत बात निकली वहां पर। तो मेन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है। तो ये चीज फिक्स हो गई। अब हम देखते हैं सेमी कंजर्वेटिव टाइप से रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, कभी भी हमेशा ध्यान रखना, जहाँ तो मैंने आपको बता दिया समझाने के लिए कि डीएनए का जो है सबसे पहले दोनों स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट होते हैं, लेकिन कंप्लीटली कभी भी सेपरेट नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल के अंदर इतना बड़ा डीएनए है, ठीक है, इतना बड़ा डीएनए है, वो कैसे सेपरेट होगा, वो स्टेबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना बड़ा डीएनए है, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो इसलिए वो कंप्लीटली कभी ध्यान रखना सेपरेट नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, डीएनए का संश्लेषण हो कैसे, जब यहाँ पर ये मतलब स्टार्ट कहाँ से करें। अगर सपोज करो आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यहाँ से अगर आप इस सिंथेसिस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इतना लंबा डीएनए है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप इधर से स्टार्ट करेंगे तब भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन और भी कई सारे प्रोसीजर हैं। डीएनए का जो एक्चुअल जो सिंथेसिस स्टार्टिंग होती है वो देखो कैसे होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इस पॉइंट को बताने से पहले मैं इस पॉइंट को रोकता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ये पॉइंट बता देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों सबसे पहले पॉइंट ये होता है कि आखिर डीएनए का जो संश्लेषण है वो मेन मतलब हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे न्यूक्लियोटाइड अट्रैक्ट होते हैं, मतलब दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। जैसे सपोज करो ये हमारे पास पहले से ही डीएनए का स्ट्रैंड्स मौजूद है, ठीक है। अब इस पर कैसे न्यूक्लियोटाइड का जो सिंथेसिस होती है, तो सिंथेसिस होने के लिए मतलब नया डीएनए का जो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाने के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है। तो वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस वो कैसे अट्रैक्ट होता है, रीजन क्या है, ठीक है। मतलब यहां पर सपोज करो कि मैं यहां पर रख देता हूं एडेनिन, इस स्ट्रैंड्स में सपोज करो यहां पर एडेनिन है, तो अब दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है वो कौन सा जुड़ने आएगा, ये डिपेंड करता है कि आपने पिछली वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखा है या नहीं देखा है। क्योंकि अगर आपने वहां पर देखा है तो आप तुरंत बता दोगे। जैसे सपोज करो ये हमने स्ट्रैंड्स उठा लिया, 3' टू 5' डायरेक्शन वाला स्ट्रैंड्स हमने उठा लिया, और हम यहां पर चाहते हैं कि हमें एक इस तरह का एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स मिले। तो सपोज करो यहां पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस नंबर फर्स्ट पर ए आता है, ठीक है। ए मतलब एडेनिन। तो एडेनिन आप जानते हैं चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग, चारगाफ रूल अगर आपने पढ़ा है तो वो क्या, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, और इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। बात एकदम क्लियर है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनते हैं? क्योंकि 2 ऐसी पोजीशन आती हैं जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस आते हैं, ठीक है। तो ये एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ। तो इस स्ट्रैंड में सबसे पहले जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ने वाला है वो कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा? वो होगा थाइमीन। अब इसी तरह से ये साइटोसिन है। साइटोसिन के लिए अब यहाँ पर ये किसको अट्रैक्ट करेगा? मतलब कि अगर सपोज करो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर की रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ने वाला आएगा वो कहाँ से आएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर से। अगर प्रोकैरियोटिक है तो साइटोप्लाज्म के अंदर से न्यूक्लियोटाइड आएगा। तो दोस्तों ये जो साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड है ये किसको अट्रैक्ट करेगा? ये डेफिनेटली ग्वानिन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और ग्वानिन जो होता है, जो साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के साथ, या फिर आप कह सकते हैं ग्वानिन साइटोसिन के साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 ही न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये इस तरीके से आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में से जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो सी हमेशा आएगा, ठीक है। यहां पर मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूं, सी हमेशा आएगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ, इस जी के साथ जुड़ जाएगा, मतलब ग्वानिन के साथ आएगा। तो मतलब जो न्यू स्ट्रैंड्स जो बन रहा है वो इसी के बेस पर बन रहा है। ये इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बना रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? इसको रीड कर रहा है, ठीक है। ये जो एक टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा है, इसको रीड करने के बाद ही न्यूक्लियोटाइड आकर के इसमें जुड़ रहा है। सपोज करो यहां पर टी है, मतलब आपने पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया कि यहां पर थाइमिन है, तो आप क्या करोगे? यहां पर एडेनिन आकर के जोड़ दोगे। आपने पढ़ा यहां पर ग्वानिन है, तो आप यहां पर साइटोसिन ला करके जोड़ दोगे। तो मतलब आप ये मत सोचो कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड आकर के यहां पर जुड़ जा रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यहां पर ये फिक्स है कि अगर एडेनिन है तो वो थाइमिन आकर वहां पर जुड़ेगा। तो ये आधार मिला, यहीं से क्लू मिल गया कि डीएनए का संश्लेषण कैसे होता है। तो फिर से हम दूसरा पॉइंट अब यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ जा करके जो हम पहला स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का टॉपिक अपलोड किया है, पहले आप उसको देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप कंप्लीटली कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए माइंड में। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं, जैसे सपोज करो सेल तो दो तीन प्रकार, मतलब कि सेल को हम जनरली क्या करते हैं, 2 भागों में हमने डिवाइड किया हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इनमें डिफरेंशिएशन क्या है ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां पर बताने की जरूरत नहीं है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है दोस्तों वो लीनियर, क्योंकि आपको पता है डीएनए जो होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर लीनियर होता है, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सर्कुलर होता है। तो लीनियर के अंदर देखो इस तरह से जो आप देख रहे हैं वाई की तरह इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। ये कहलाता है डीएनए फॉक, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डीएनए फॉक। देखो इस तरह से इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर इस तरह से, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट नोट कर लेना। ये मैं बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग में, अभी आप रिप्लिकेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, रिप्लिकेशन आगे पढ़ेंगे हम। अब मैं आपको डिस्कस करता हूं सबसे पहले, जैसे ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर देखते हैं हम कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। हालांकि मेथड दोनों में सेम है, दोनों के अंदर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दोनों के अंदर सेमी कंजर्वेटिव टाइप से ही रेप्लिकेशन होता है, जो कि पिछली वीडियो के अंदर मेसेल्सन, स्टाल और टेलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था विसिया फेबा पर, उन्होंने जो है ये प्रूफ कर दिया था। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर कैसे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब भी आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब भी आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो डीएनए मतलब यहाँ पर रेप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो जल्दी जल्दी हो, हमें डीएनए का डुप्लीकेशन भी जल्दी जल्दी करना है और ऐसे भी करना है कि बिल्कुल सेम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए डीएनए में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक जो है पॉइंट ऑर्गेन बन जाता है। सीधी सी बात यह है, मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट बता देता हूँ कि दोस्तों
डीएनए जैसे ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, इसमें पॉइंट ऑफ बीच बीच के अंदर पॉइंट ऑफ ऑर्गेन बन जाते हैं। होता क्या है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से पॉइंट ऑफ ऑर्गेन ये बन चुके हैं, ठीक है, ये ऑर्गेन बन चुका है, ये पॉइंट बन चुका है, ये पॉइंट बन चुका है। एक ही डीएनए के अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। और इन एक पॉइंट के बीच, अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की बात कर रहा हूं तो कितने बेस पेयर हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होंगे, लगभग 20,000 से 3 लाख तक के। और ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है अलग अलग सेल्स के अंदर, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वेरी करता है। ये संख्या वेरी कर सकती है, कहीं पर 20,000 की जगह 30,000 भी हो सकती है, तो उस पर ज़्यादा वहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना है कि इस एक जो हमारे पास पॉइंट ऑफ ऑर्गेन की तरफ एक पॉइंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक के हम कह सकते हैं इतने बेस पेयर आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली मैंने क्या किया, इसका हमें डुप्लीकेशन हमें समझना है, तो हम एक पॉइंट को उठा लेते हैं, ठीक है। हमने इस पॉइंट को, इतने भाग को हमने उठाकर यहाँ रख दिया। दोस्तों पहला काम क्या होता है, डीएनए, अगर हम डीएनए के स्टेप्स को देखेंगे तो हमें पता चलेगा डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स के अंदर नंबर फर्स्ट स्टेप कि डीएनए का जो स्ट्रैंड्स है वो सबसे पहले सेपरेट होता है, ठीक है, अलग होता है। क्यों अलग होता है, क्योंकि अंदर उसके अंदर क्या होता है, देखो रेप्लिकेशन अगर कराना है तो हमें स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना ही होगा। और वो सेपरेट कैसे होगा, क्योंकि उसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसके लिए दोस्तों कई सारे एंजाइम्स के लिस्ट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है, और एमसीक्यूज में क्वेश्चंस भी यहीं से पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, अगर आप एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम देना चाहते हैं बॉटनी से, जूलॉजी से, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं कि किस एंजाइम का क्या वर्क होता है। दोस्तों इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम हेलिकेज एंजाइम की बात करते हैं, नंबर फर्स्ट आपको इन्वॉल्व होगा हेलिकेज एंजाइम। वो एंजाइम क्या करता है, वो जो आपके इसके अंदर डीएनए के अंदर जो स्ट्रैंड्स हैं इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में ऑलरेडी देख लिया था। तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हेलिकेज एंजाइम की जरूरत होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर हमने क्या किया, हेलिकेज एंजाइम ने अपना वर्क कर लिया और इसने क्या किया, इस दोनों को सेपरेट कर दिया, दोनों स्ट्रैंड्स यहाँ पर सेपरेट हो चुके हैं कंप्लीटली। तो ये क्या बन गया, एक रेप्लिकेशन बबल्स बन गए हैं। इनको क्या बोलेंगे हम, रेप्लिकेशन बबल्स, ठीक, करेक्ट। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं लिया है, सिर्फ यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ से इतना भाग उठा करके मैंने यहाँ पर रख दिया और हमने क्या किया कि इसको हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स को हमने बीच में से सेपरेट कर लिया हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से। अब दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से हमने इसको सेपरेट तो कर लिया, बट हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक फोर्स है, वो फिर दोबारा से अट्रैक्ट करना चाहेगी। तो इसके लिए यहाँ पर, और ये दूसरे नंबर पर दोस्तों ये कॉइलिंग स्ट्रक्चर है। कोई चीज़ आप किसी तार को अगर मोड़ कर देखो ध्यान से, तो आपको क्या दिखाई देगा, वो फिर दोबारा से वहीं घूम घूम करके वैसी हो जाएगी। तो उस कॉइलिंग टेंशन को हटाने के लिए उसको सबसे पहले कट करके उसको फिर रीसील करने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। ये सारे एंजाइम का लिस्ट मैं अभी आपको बताऊंगा, इसका वर्क भी बताऊंगा, इसको अलग से नोट भी करना है क्योंकि एग्जाम पेपर में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर आगे चल करके उस एंजाइम्स के फंक्शन हम जब रेप्लिकेशन देखेंगे तो उसका फंक्शन वहीं पर अप्लाई करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तभी हमको एक कंप्लीट डीएनए का रेप्लिकेशन समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद देखो क्या होता है, जैसे ही आपने इसको सब वहाँ पर कॉइलिंग टेंशन भी हटा लिया, सब कुछ कर लिया, अब इसको दोस्तों स्टेबलाइज करने के लिए भी इसमें सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन होता है, ठीक है, एंजाइम होता है जो कि इसको स्टेबलाइज करता है। आगे जो मेन फंक्शन होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज का। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, वो जो है जो एक्चुअल पार्टिसिपेशन है डीएनए रेप्लिकेशन का वो डीएनए पॉलीमरेज है, और जिसकी 3 यूनिट्स होती हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर भी 3 यूनिट्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करती हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि यहाँ से रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट करें। अभी भी आपके माइंड्स में यही डाउट होगा कि रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से करें। दोस्तों सपोज करो आपने इसको बीच में से कट किया, ठीक है, और रेप्लिकेशन का प्रोसीजर जैसे ही आपने इसको कट करके हमने यहाँ पर एक भाग यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से यहाँ तक कट करके इतना भाग ले लिया, अब हमने बीच में से कट करके ये पूरा भाग इधर वाला हमने यहाँ पर रख लिया। अब दोस्तों हम यहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा फोकस करके, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट मत होना, यहाँ पर फोकस करो। जैसे ये है हमारे पास, हमको पता है एक स्ट्रैंड जो है वो 3' टू 5' डायरेक्शन में है और एक स्ट्रैंड 5' टू 3' डायरेक्शन में है। दोस्तों हमेशा मैंने आपको क्या कहा कि डीएनए की जो स्ट्रैंड्स है वो हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब अगर एक 3' टू 5' डायरेक्शन में होगा तो दूसरा हमेशा 5' टू 3' में होगा। मतलब जो नया डीएनए सिंथेसिस होगा वो हमेशा 5' टू 3' डायरेक्शन में ही सिंथेसिस होगा।
एक पॉइंट और भी नोट कर लीजिए। पहली बात यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पॉइंट को अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि डीएनए की सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होती है। ये एग्जाम पेपर में कई बार पूछा जाता है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि डीएनए की जो सिंथेसिस होगी हमेशा 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ होती है। पॉइंट अच्छी तरीके से नोट कर लें कि डीएनए किसका जो सिंथेसिस है वो किस डायरेक्शन में होती है, वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो यहां पर आपने जो देखा यहां पर 3 प्राइम डायरेक्शन है, 3 प्राइम। अच्छा एक मिनट, पहली बात तो 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन का अगर कंफ्यूजन अगर अब भी है आपको तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देख लो वहां पर, या फिर मैं फिर से बता देता हूं कि 3 प्राइम का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड पड़ा हुआ है, जो शुगर है, शुगर का जो तीसरा कार्बन है उस पर OH ग्रुप फ्री है कि नहीं है, आपको याद हो उस पर OH ग्रुप फ्री है कि नहीं है, तो उसी फ्री एंड को ही हम 3 प्राइम डायरेक्शन दे रहे हैं। ये कोई अलग कोई वर्ड्स नहीं है, मतलब ये कोई स्पेशल कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ वही OH ग्रुप है, थर्ड कार्बन पर वही OH ग्रुप है जो कि फ्री है किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। 5 प्राइम का मतलब क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप है जो फॉस्फोरिक एसिड है उसका OH ग्रुप फ्री है किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये दोनों क्या बता रहे हैं कि ये फॉस्फेट ग्रुप जो 5 प्राइम एंड है ये हमेशा बताता है कि फॉस्फेट ग्रुप फ्री है और ये यहाँ पर जो शुगर का जो OH ग्रुप है वो फ्री है, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए। तो अब यहां पर सपोज करो यहां पर 3 प्राइम एंड है, तो मैंने क्या कहा एंटी पैरेलल होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहां पर एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड जोड़ना होगा जो कि 5 प्राइम हो, ठीक है। मतलब यहां पर 3 प्राइम है तो यहां पर हमें 5 प्राइम वाला कोई वहां पर हमें एंटी पैरेलल, क्योंकि हमें क्या करना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कोई ऐसा न्यूक्लियोटाइड देखना होगा जिसमें फॉस्फेट ग्रुप फ्री हो, मतलब इसका OH ग्रुप फ्री है तो इसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री होना चाहिए। तो अब पहली बात एक और पॉइंट नोट कर लो, डीएनए कभी भी खुद से स्टार्ट नहीं करता अपना रेप्लिकेशन, इसे एक प्राइमर की नीड होती है और वो प्राइमर होता है RNA। यही पॉइंट कल स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है कि डीएनए के अंदर यही स्पेशल बात है कि दोस्तों कभी भी डीएनए खुद से रेप्लिकेट नहीं कर पाता। मैंने इतने सारे एंजाइम्स के नाम लिए, पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसिस करता है, लेकिन पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसिस करने के लिए भी उसको किसकी ज़रूरत होगी, डीएनए प्राइमर की, ठीक है, सॉरी RNA प्राइमर की। अब ये जो RNA प्राइमर है, सपोज करो अभी यहाँ पर मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे RNA प्राइमर का सिंथेसिस होता है, तभी क्योंकि RNA प्राइमर से ही स्टार्ट हो जाएगा। हमें एक बेस चाहिए, हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ से हम एक इंजन की तरह, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रेलगाड़ी है, तो जैसे सपोज करो एक इंजन है उसके पीछे आपने डब्बे जोड़ते जाओ, आप रेलगाड़ी के डब्बे जोड़ते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलता रहेगा, ठीक है, मतलब वो उसको लेकर साथ चलता रहेगा। तो इसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं इसका जो मेन इंजन जो है वो होता है RNA प्राइमर, ठीक है। अब RNA प्राइमर जैसे ही यहाँ पर आकर के 5 प्राइम टू 5 प्राइम, देखो ये 3 प्राइम है ना, तो यहाँ पर 5 प्राइम डायरेक्शन में उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री हो जाएगा और इसके पीछे लगातार जो है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस इसके अकॉर्डिंग जुड़ते रहेंगे। जैसे A है तो T के साथ, C है तो G के साथ, ऐसे ऐसे जुड़ते जुड़ते डीएनए की सिंथेसिस होती है। अब एक डाउट और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, रीज़न ये है कि यहाँ तो बिल्कुल सही है, ये तो लीडिंग स्ट्रैंड्स बनता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूली ये स्ट्रैंड्स बनता रहता है, ठीक है। ये इस जो ऊपर वाला जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो होता है डायरेक्शन वाला, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये लगातार जो है कंटिन्यूली एक ही प्राइमर की हेल्प से लगातार डीएनए की सिंथेसिस कर देता है। लेकिन दोस्तों जो नीचे वाला है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाला, वो क्या करता है, वो फ्रेगमेंट्स के वो जो है डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाता है। क्योंकि रीज़न ये है कि ये चलता, जैसे सॉरी इसको तो एक ही डायरेक्शन में चलना है, बट यहाँ पर ये 5 प्राइम है, तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करना, आपको याद हो मैंने अभी भी क्या कहा कि जब भी डीएनए की सिंथेसिस होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पर 3 प्राइम लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ 3 प्राइम, तो ये तो इधर हो जाएगा मामला सारा, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ तो ये 5 एंटी पैरेलल कहाँ से होंगे, ये दोनों सिमिलरिटी हो जाएगी, रिपल्शन होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो प्राइमर है वो हम यहाँ पर रख लेते हैं, मतलब कि नीचे वाले केस में हम प्राइमर कहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर, और यहाँ से ये जो है इस तरीके से एक फ्रेगमेंट तैयार हो जाएगा, इसके बेस पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहेंगे आगे चल करके, और फिर हम प्राइमर यहाँ पर ले लेंगे, फिर न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहेंगे। तो नीचे वाला जो स्ट्रैंड्स है जिसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड्स, वो दोस्तों हमेशा फ्रेगमेंट्स के बेस पर बनता है, और ऊपर वाला जो स्ट्रैंड्स है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड्स बोलते हैं, वो एकदम प्योर होता है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होती। और लास्ट में जाकर ये जो प्राइमर है, RNA के प्राइमर है, इनको प्रूफ रीडिंग के थ्रू जो है सेपरेट कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, और डीएनए के मॉलिक्यूल द्वारा उसको जो है रिप्लेस कर लिया जाता है। तो इस तरीके से डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, अभी वीडियो बहुत ही मतलब चलता रहेगा वीडियो का प्रोसेस, अभी आपको मैंने ओवरव्यू समझाया है। तो सबसे पहले अब मैं आपको एंजाइम्स की लिस्ट दे देता हूं, फिर उसके बाद हम डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे। तो फटाफट इसको नोट करें।
तो हेडिंग डालेंगे एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशंस, मतलब ऐसे एंजाइम जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन में या डुप्लीकेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर मैंने 9 एंजाइम्स के नाम लिख दिए हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम पेपर में इन एंजाइम्स को अच्छे तरीके से आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इनके फंक्शन के बेस पर, या फिर अगर आपके एग्जाम पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होता है तो वहाँ पर आपसे इनके फंक्शन के बेस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे ये हेलिकेज एंजाइम है, इसका फंक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, मतलब जो डीएनए के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करके दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना। तो इस तरह से आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि सेपरेशन, मतलब डीएनए के सेपरेशन में, दोनों स्ट्रैंड के सेपरेशन में या हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है। तो आप 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, उसमें टोपोआइसोमरेज दिया जा सकता है, लाइगेज दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको फंक्शन के बेस पर एमसीक्यूज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इस एंजाइम्स के नाम अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि रेप्लिकेशन में इन्हीं एंजाइम्स का मेन रोल प्ले होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो आप इस वीडियो को चाहे तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज का काम क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज डी स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके उसको डी स्टेबलाइज भी करता है। सो ऑल्सो नोन एज हेलिक्स डी स्टेबलाइजिंग प्रोटीन या एंजाइम। अनवाइंड द डीएनए डबल हेलिक्स एट द रिप्लिकेशंस फॉक। ये जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है? अगर सपोज करो जैसे ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों हेलिक्स के बीच बना हुआ है, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच, या फिर आप कहें कि जो न्यूक्लियोटाइड है, बेस पेयर्स है, उनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, इसको सबसे पहले ब्रेक करके इसको ओपन करेगा। ओपन करके ये पूरी तरीके से रेप्लिकेशन फॉक बना लेगा। ये जो स्ट्रक्चर खुला हुआ दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे हम रेप्लिकेशन फॉक। ठीक है, इसने क्या किया? इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा है टोपोआइसोमरेज। इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों? अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। दोस्तों ये जो मेरे हाथ में वायर है, इसको ध्यान से देखिए। ये सपोज कीजिए कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, ये जो है डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। अब सबसे पहले देखो, डीएनए का जो है, इसके अंदर जो हेलिकेज एंजाइम है वो आएगा, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक करने से ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे? धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो आपको एकदम वाई कलर, एक तरह से वाई की तरह स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉक। लेकिन दोस्तों क्या होता है, ये जैसे मैंने इसको अभी छोड़ दिया तो ये क्या करेंगे? ये आपस में धीरे धीरे फिर दोबारा से इस तरह से कॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इनके बीच जो है फिर दोबारा से कॉइलिंग हो जाएगी। तो इस कॉइलिंग को रोकने के लिए, क्योंकि हमें रेप्लिकेशन कराना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कॉइलिंग रोकनी पड़ेगी। हमको इन दोनों स्ट्रैंड्स को थोड़ा सा सेपरेट करना होगा, कम से कम इतना सेपरेट करना होगा ताकि यहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट हो सके। तो अब इसको हमें सेपरेट होने से रोकने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम वर्क करता है। तो टोपोआइसोमरेज एंजाइम का क्या वर्क हुआ? टोपोआइसोमरेज एंजाइम का वर्क हुआ रिलैक्सेस द डीएनए टू फॉर्म टू इट्स कोइलिड नेचर। ये क्या करता है? डीएनए का जो एक स्ट्रैंड्स को कट करता है। जैसे सपोज करो इसने यहाँ से कट किया तो इससे क्या होगा? उसकी कोइलिंग जो टेंशन है वो हट जाएगी पूरी तरीके से। कोइल जो पूरी तरह से वो घूम घूम करके कोइल हो रहा था वो हट जाएगा। दूसरे नंबर पर उसको रीसील भी करता है, उसको जोड़ता भी है, कट करके उसकी कोइलिंग टेंशन को भी हटाता है, उसको जोड़ता भी है। तो इस रीसीलिंग का भी काम करता है। यह है टोपोआइसोमरेज। तीसरा है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, इसको हम SSBP के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यह क्या करता है? बाइंड द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड प्रिवेंट द डीएनए डबल हेलिक्स फॉर्म रीएनलिंग आफ्टर डीएनए हेलिकेज अनवाइंड इट दस मेंटेनिंग द स्ट्रैंड सेपरेशन स्टेबलाइजिंग। दोस्तों ये क्या करता है? सिंगल स्टैंडर्ड जो प्रोटीन है ये जो है इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। जैसे सपोज करो कि जब आप किसी जूलॉजी के अंदर जब प्रैक्टिकल करते हो तो क्या करते हो? उस प्रैक्टिकल में जब आप किसी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया है कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है या किसी एनिमल का पढ़ना है, तो आप वहाँ पर एक ऑलपिन के थ्रू जो है उसके पार्ट्स को जो है धंसा देते हो उसके अंदर, मतलब पार्ट्स को उसमें जो है धंसा करके उसको पूरी तरीके से उसकी स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से आप उसको क्या करते हैं? धंसा करके उसको स्टडी करते हैं। तो इसी तरीके से ये स्टेबलाइज करता है, मतलब किसी चीज़ को फिक्स करना, मतलब जैसे ये स्टैंड्स है यहाँ, इसको यहाँ पर फिक्स करना है हमको, तो ये यहीं पर फिक्स कर देगा एक तरीके से। तो इसका काम क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड जो SSB का काम क्या है कि ये जो है स्टेबलाइज करता है दोनों के दोनों जो सिंगल स्टैंडर्ड जो हमारे पास स्टैंड है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, जैसे चौथे नंबर पर एंजाइम है लाइगेज।
व्हेन टोपोआइसोमरेज इज कट द स्ट्रैंड्स, जब टोपोआइसोमरेज इस स्ट्रैंड्स को कट करता है, किस लिए कट करता है, उसकी जो कोइलिड, जो बार बार वो कोइल्ड हो रहा था उसको हटाने के लिए, ठीक है, उसकी कोलिंग टेंशन्स को हटाने के लिए उसको ये क्या करेगा, कट कर देगा। तो कट करने के बाद उसको जोड़ मतलब रिसील भी करता है, और यहाँ पर जो लाइगेज एंजाइम है वो भी इसमें हेल्प करता है उसको जोड़ने में, ठीक है। तो जॉइंट करने में लाइगेज एंजाइम का भी वर्क होता है। अभी हम आगे जब रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट, या आप कहेंगे कि जो डीएनए के जो पीसीज हैं उनको ये क्या करता है, उनको ये जो है जब वहाँ से प्राइमर्स को हटाया जाता है तो वहाँ पर जो डीएनए को रिप्लेस किया जाता है तो वहाँ पर भी ये जॉइंट का काम करता है। तो लाइगेज का काम क्या है, जॉइनिंग करना, ठीक है, फ्रेगमेंट्स को जॉइंट करना। उसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी एंजाइम। ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड फिलिंग द गैप। ये क्या करता है, जब आप देखेंगे जब डीएनए के रेप्लिकेशंस के अंदर तो उसमें प्राइमर जो होता है उसको हटाता है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, प्राइमर डीएनए का पार्ट नहीं है, प्राइमर एक आरएनए का एक स्मॉल फ्रेगमेंट है, तो उसको रिपेयर करना है, मतलब उसको हटाना है डीएनए में के मतलब उस पार्ट को डीएनए के पार्ट द्वारा रिप्लेस किया जाता है। तो उसमें ये कौन हेल्प करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, जो है सही न्यूक्लियोटाइड मतलब आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को निकाल करके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंशिएशन है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। प्राइमेस दोस्तों नंबर 6 पर आता है प्राइमेस एंजाइम। इसका क्या काम है, ये जो है प्राइमर के सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्राइमर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डीएनए के रेप्लिकेशन को स्टार्ट प्राइमर ही करता है, और प्राइमर क्या है, एक आरएनए का एक फ्रेगमेंट है। तो उस प्राइमर के सिंथेसिस में प्राइमेस एंजाइम हेल्प करता है। जनरली ये क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि ये डीएनए डिपेंडेंट है और आरएनए पॉलीमरेज क्यों कहा जाता है, आरएनए पॉलीमरेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आरएनए का सिंथेसिस करता है ये आरएनए फ्रेगमेंट का, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। और बट ये पूरी तरीके से कंट्रोल होता है डीएनए के थ्रू, तो हम कहेंगे इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए डिपेंडेंट होता है, ठीक है, कंट्रोल बाय डीएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए बट कंट्रोल बाय डीएनए, इसलिए इसको बोला जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम मैंने इसको बताया था क्योंकि डीएनए में जो एक्चुअल जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसमें पार्टिसिपेट करता है ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसका ये जो है मेन एंजाइम है, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। लार्ज मॉलिक्यूल, ये एक तरीके से लार्ज मॉलिक्यूल है और इसकी 3 सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा, एप्सिलॉन एंड बीटा 2 सब यूनिट्स। इसको सपोज कर बस आप ये समझ सकते हैं डिफरेंट बुक्स में इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, और यहाँ पर हमने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को 3 सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, अल्फा, एप्सिलॉन एंड बीटा 2 सब यूनिट, ठीक है, 3 सब यूनिट्स में। ये जो अल्फा सब यूनिट्स है इसका काम क्या होता है, जैसे आपने जो न्यूक्लियोटाइड देखा है उनके बीच बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। दूसरा है एप्सिलॉन सब यूनिट्स, ये जो है प्रूफ रीडिंग में हेल्प करता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे सपोज करो कि न्यूक्लियोटाइड का एक अपना सीक्वेंस है, कोई न्यूक्लियोटाइड अगर गलत जगह आ करके, सपोज करो कोई न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आना चाहिए कुछ न्यूक्लियोटाइड बट वहाँ पर आ गया कुछ हो, या फिर म्यूटेशन के कारण कुछ भी वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में कोई चेंज होता है, तो उसको प्रूफ रीडिंग करके हटाया जा सकता है, मतलब उसकी जगह सही न्यूक्लियोटाइड लगाया जा सकता है। तो ये काम कौन करेगा, एप्सिलॉन सब यूनिट, ठीक है। न्यूक्लियस भी यही काम करता है, न्यूक्लियस का भी यही काम है। बीटा 2 सब यूनिट क्या करता है, बीटा सब यूनिट जैसे सपोज करो यहाँ पर जो डीएनए की सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है, जैसे मैं सपोज करो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ डीएनए के यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग। जैसे ये बीटा 2 एंजाइम है, इसका फंक्शन ये होता है कि जब दोस्तों डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है प्राइमर के थ्रू, यहाँ पर ये प्राइमर हमने रख दिया है, तो ये दोनों के दोनों एक साथ होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ये वाला स्टैंड कंप्लीट होगा तब ये वाला होगा, दोनों के दोनों जो सिंथेसिस है वो साथ साथ ही होते हैं। तो इस कंडीशन में ये दोनों के दोनों को होल्ड करता है, पकड़ के रखता है, और स्लाइडिंग क्लैंप आगे जो है इसको जो है फिसला मतलब आगे आगे बढ़ाता रहता है। तो ये है बीटा सब यूनिट्स का फंक्शन। उसके आगे नंबर 8 पर है फॉस्फोराइलेज। अब ये जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, आपको पता है भाई न्यूक्लियोटाइड कहाँ से आ रहे हैं, जो नया डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है उसके लिए न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे पास एडेनिन है तो एडेनिन को हमें थाइमिन से जोड़ना है, तो थाइमिन कहाँ से आएगा, वो या तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म में से आएगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वहाँ से आएगा, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें साइटोप्लाज्म में से आएगा, ठीक है। तो मतलब वो जो जहाँ से भी वो न्यूक्लियोटाइड आएगा वो मतलब वो डायरेक्टली इसी से तो जुड़ेगा आकर के, ये जो है फंक्शन करता है, ये मेन इसका फंक्शन है, वो उनको क्या करेगा, पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देगा। जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो उन न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करता है, मतलब वो मोनोफॉस्फेट को ट्राईफॉस्फेट में चेंज करता है, जो कि अभी हम देखने वाले हैं।
नंबर 9 पर है न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम का काम होता है प्रूफ रीडिंग, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि हेल्प करते हैं। ये दोनों डायग्राम्स हमको क्या बता रहे हैं, सेपरेशन कैसे, किस तरह से स्ट्रैंड सेपरेट होता है, और सेपरेट होने के बाद ये जो है डीएनए फोक का निर्माण या रिप्लिकेशन फोक का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट करें। डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं उनको नोट करने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कैसे डीएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, मतलब एक ओल्ड या पेरेंटल डीएनए से कैसे न्यू डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फिर से मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा। अब ये पूरा वास्तविक प्रोसेस है, मतलब किस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या और यहाँ पर नए डीएनए की सिंथेसिस कैसे होती चली जाती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको पता है डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है। ठीक है, इसमें आप डबल स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, मैंने एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो आप डीएनए आप देख रहे हैं, इसमें जो रेप्लिकेशन है, इसमें रेप्लिकेशन बबल्स बनती है। मतलब बहुत सारी एक ही डीएनए के अंदर, जरूरी नहीं कि आप इधर से रेप्लिकेशन स्टार्ट करें या इधर से रेप्लिकेशन स्टार्ट करिए, बीच बीच में से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ ऑर्गन बन जाएगा, यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑर्गन बन जाएगा, ऐसे ऐसे जितना भी बड़ा ये डीएनए है यहाँ से लेके यहाँ तक के आगे तक के पॉइंट ऑफ ऑर्गन बनते चले जाएंगे और सभी में इस तरह की बबल्स बन जाएंगी। मतलब यहाँ पर आपको एक बबल्स दिखाई गई है, हालांकि इसमें कई सारी बबल्स इस तरीके से लगातार बनती चली जाती है। ठीक है, इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट करता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, नए डीएनए की सिंथेसिस ऐसे होती है। अब हमने एक बबल को स्टडी करना है, मतलब यहाँ से लेकर के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पूरा पार्ट है हमने यहाँ पर ले लिया। अब ये बबल्स बना कैसे, क्योंकि आपको पता है डीएनए जो हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद ये दोनों बबल्स जो हैं, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और ये बबल्स एक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल्स। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपने देखा, इसके बाद नंबर 2 एंजाइम काम करता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज इसकी कोइलिंग टेंशन को हटाने के लिए यहाँ पर कटिंग करता है, कट करने के बाद उसको रिसील भी कर देता है, मतलब उसको जोड़ता भी है। ठीक है, या फिर लाइगेस एंजाइम की हेल्प से वो जोड़ भी दिया जाता है। जोड़ने के बाद उसकी जब कोइलिंग टेंशन भी खत्म हो गई, अब स्टेबलाइजिंग सिंगल स्टैंडर्ड जो प्रोटीन होती है, जो स्टेबलाइजिंग प्रोटीन होती है वो भी, ठीक है, वो उसको बाइंड भी करती है और उसको वहाँ पर स्टेबलाइज कर देती है अच्छी तरीके से। तो अब यहाँ पर ये इस तरीके से बबल कंप्लीट हो चुका है, अब ये रेप्लिकेशन के लिए तैयार हो गया है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लगभग हम मान लेते हैं कि 7 स्टेप्स है। हालांकि इसको आप लगातार पढ़ते रहें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा स्टेप है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप में डिवाइड करें तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा एक्टिवेशन ऑफ डी कार्बोक्सी न्यूक्लियोटाइड, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट, उसके बाद अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए चेन, फिर रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, फिर प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर। ये 7 स्टेप्स बनते हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आप इसको समझो तो। वरना नॉर्मली अगर आप समझो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी स्टेप्स निकल गई। तो अब दोस्तों जैसे कि आपने यहां पर पूरा कंप्लीटली देख लिया है, अब हमें यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट, एक रिकॉग्नाइजेशन या इनिशिएशन पॉइंट चाहिए जहाँ पर हम रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सकें। तो स्टार्ट करने के लिए क्या होता है कि हम इधर से भी सपोज करो अगर यहाँ से हम कट मार दें और यहाँ से एक पॉइंट मिल जाएगा हमको, ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये 3 प्राइम हो जाएगा और ये जो है 5 प्राइम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इन दोनों को हम अगर कट कर दें बीच में से तो हमको ये डायग्राम मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉक। इस जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉक। इसके अंदर अब कंप्लीटली आप सिंथेसिस को समझ सकते हैं। ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, ये वाला जो दूसरा स्टैंड है, क्योंकि दोनों स्टैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, पोलराइज होते हैं, तो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे 2 अलग अलग स्टैंड्स। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, डीएनए में जब भी सिंथेसिस स्टार्ट होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही जो नया डीएनए का जो संश्लेषण होगा, नए न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होंगे वो 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर होंगे। मतलब यहाँ पर आपको 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो नया न्यूक्लियोटाइड आएगा वो 5 प्राइम का आएगा और लगातार नीचे वहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर लगातार सिंथेसिस करता हुआ चला जाएगा। तो अभी तक यहाँ पर हमने यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहले स्टेप में अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक तो हमने समझ लिया है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम इसको स्टेप में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ डी राइबो न्यूक्लिक, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड होती हैं, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो होती हैं उनका एक्टिवेशन। अब एक्टिवेशन कैसे होता है दोस्तों, साइटोप्लाज्म के अंदर
जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो है न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, इसलिए हम उसमें, और आरएनए के अंदर राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है। तो डी हमें क्या, अगर हम डीएनए की निर्माण कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है वो सबसे पहले एक्टिवेटेड होती हैं। एक्टिवेटेड होने का मतलब क्या है, एक्टिवेटेड मतलब होने का ये है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में रहता है, वो रहता है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एडेनिन है, तो दोस्तों एडेनिन जो होता है वो मोनोफॉस्फेट के रूप में रहता है, ठीक है। किस फॉर्म में, मोनोफॉस्फेट के रूप में। तो इसी तरीके से ए है, एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ये चारों के चारों जो न्यूक्लियोटाइड है दोस्तों ये मोनोफॉस्फेट के रूप में रहते हैं। जैसे ये है AMP मतलब कि एडेनिन मोनोफॉस्फेट। तो इसी तरीके से जो है GDP, ठीक है, GMP मतलब कि, चलिए मैं लिख देता हूँ AMP, और अगर ग्वानिन है तो GMP मतलब कि ग्वानिन मोनोफॉस्फेट। तो इसी तरीके से आप खुद लिख लेना, मतलब सभी के आगे, चारों न्यूक्लियोटाइड के आगे आप MP लगा देना, मतलब कि ये जो है मोनोफॉस्फेट को दिखाई दे रहा है। अब ये जो मोनोफॉस्फेट के रूप में प्रेजेंट होते हैं, इनको एक एंजाइम आता है फॉस्फोराइलेज, जो कि मैं अभी अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, एक एंजाइम आता है फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम क्या करता है, जैसे ये हमारे पास एडेनिन मोनोफॉस्फेट है, इसको ये चेंज कर देता है ट्राईफॉस्फेट में, मतलब कि ये इसको चेंज कर देगा ATP। जैसे फॉर एग्जांपल ग्वानिन मोनोफॉस्फेट है तो ये इसको चेंज कर देता है GTP मतलब ग्वानिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये चारों न्यूक्लियोटाइड को मोनोफॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट में चेंज कर देता है, जिससे ये एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये हो गया एक्टिवेशन प्रोसीजर। उसके बाद आता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट, मतलब कहाँ से हम स्टार्ट करें, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है यहाँ से। लेकिन अब यहाँ पर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को थोड़ा अनवाइंड भी करना होगा। तो ये हमारे पास जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, सिंथेसिस का जो काम है वो यहीं से, इस तरह की स्ट्रक्चर में हमें ज़्यादा बेहतर से समझ में आ जाएगा। तो ये जो है इसके डीएनए जो है एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करो हमने यहाँ से कटिंग किया तो यहाँ से हम स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। हमने यहाँ मान लिया 3' डायरेक्शन, यहाँ पर 3' एंड मान लिया, और यहाँ पर हमने मान लिया 5' एंड। नीचे वाला जो है ये 5' एंड और ये 3', क्योंकि दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स आपको पता है एंटी पैरेलल होते हैं, ये आप तीनों लेक्चर में जान चुके हैं। तो ये रेप्लिकेशन फोक बन चुका है। अब दोस्तों नीड क्या होती है फोर्थ स्टेप में, दोस्तों फोर्थ स्टेप में बनता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि आरएनए एक प्राइमर जो होता है उसी की हेल्प से ही, प्राइमर एक इंजन की तरह काम करता है। उसके बाद जितने भी रेलगाड़ी के डब्बे हैं जुड़ते चले जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है वो उसको रीड करके, टेम्पलेट की तरह उसको रीड करके जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको जरूरत किस चीज़ की पड़ी, आरएनए प्राइमर की। मतलब आरएनए का एक छोटा सेगमेंट, प्राइमर इज नथिंग, इट इज़ ओनली जो है ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक आरएनए का छोटा सा सेगमेंट है, या इसमें जो है 7 से 8 न्यूक्लियोटाइड मतलब आपस में बेस पर जो मिल करके जो बना रहता है। ठीक है, बात खत्म। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नंबर 4th स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, हमें आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करना होगा। ये कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से। प्राइमेज एंजाइम जो है इसका सिंथेसिस करेगा। देखिए कौन, फॉर डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर्म ए आरएनए प्राइमर, और आरएनए प्राइमर इज नथिंग, दिस इज ओनली ए शॉर्ट मतलब स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। और ये जो है 5' to 3' डायरेक्शन की तरफ रहेगा, मतलब यहाँ पर रहेगा 5' और फिर उसके बाद इधर की तरफ जो होगा वो 3' रहेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के जो दोनों स्ट्रैंड्स है ये एंटी पैरेलल हो जाएंगे। मतलब एक आधार मिल चुका है जिससे ये आगे जुड़ते रहें। ठीक है, एक नींव मिल चुकी है जिसके ऊपर हम मकान खड़ा कर दें। तो ये इस चीज़ से आपको समझना है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 न्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना होता है। तो अब दोस्तों हमें जब नींव मिल चुकी है, मैं दूसरा स्केच पेन यूज़ करता हूँ। तो अब लगातार जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ये हमारे पास 5' डायरेक्शन की तरफ मिल गया है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 5'। और ये हमें 5' डायरेक्शन का मिल गया। ये जो स्ट्रैंड है वो 3' है, और ये जो हमें आरएनए का जो मिला हमें 5' और इधर वाला 3' का। तो अब इस 3' में आगे आगे न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि 3' में क्या फ्री रहता है, इसका OH ग्रुप फ्री रहता है। अब यहाँ पर जितने भी फॉस्फेट रहेंगे, फॉस्फेट वाले जो 5' वाले ग्रुप रहेंगे वो न्यूक्लियोटाइड फ्री रहेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, वो आकर इससे जुड़ते चले जाएंगे। और ऐसे ही नहीं कोई भी आकर के जुड़ जाएगा, वहाँ पर जुड़ने के लिए भी यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि पहले से इसमें जैसे एडेनिन है तो वो थाइमिन के साथ जुड़ेगा, तो वो जेनेटिक कोड पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसमें पहले से ही कोडेड रहते हैं।
तो अब यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे न्यूक्लियोटाइड आकर के आपस में जुड़ते रहेंगे। बस यहाँ पर ये इसके साथ जुड़ गया, फिर उसके बाद ये इसके साथ जुड़ गया, फिर उसके बाद ये इसके साथ जुड़ गया, फिर नया न्यूक्लियोटाइड आया यहाँ पर जुड़ गया। तो ऐसे ही जुड़ता चला जाता है। तो ऊपर वाला जो यहाँ पर आपने देखा क्या कि हमें 2 स्ट्रैंड्स मिल गए हैं आपको, मतलब कि जैसे आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं पेरेंटल डीएनए है, अब इसका एक स्ट्रैंड से यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 स्ट्रैंड बन चुके हैं। इन दोनों में क्या हुआ कि 2 स्ट्रैंड्स बन चुके, एक 3 प्राइम डायरेक्शन टू 5 प्राइम डायरेक्शन यहाँ तक के, और एक 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है ये यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, क्योंकि नीचे वाला जो स्ट्रैंड है वो उसमें अभी थोड़ा सा एक लोचा है, मतलब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसको समझने में। इसको मैं अभी सबको समझाता हूँ, क्योंकि इसमें नीचे वाले में क्या होगा, ये फ्रेगमेंट बनता चला जाता है। ऊपर वाला तो कंटिन्यूली यहाँ पर लगातार यहाँ से लेकर यहाँ तक के, मतलब लास्ट तक के ये जो है कंप्लीट एक सीक्वेंस बनाता हुआ चला जाएगा। लेकिन जो नीचे वाला है उसमें जो बने, वहाँ पर खंड बनेंगे, जो सेगमेंट बनेंगे डीएनए के, वो खंड के रूप में बनेंगे, मतलब एक फ्रेगमेंट के रूप में बनेंगे। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर समझना है। तो दोस्तों इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ता चला जाता है। ठीक है, इसको जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये जो हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में या एंड में जो हमारे पास स्ट्रैंड है, इसको ये एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। इसको पढ़ता हुआ धीरे धीरे, अगर यहाँ ए है तो यहाँ पर टी आएगा, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी आएगा, अगर यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी आएगा। तो एक दूसरे को पढ़ते 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 इस तरीके से पूरे स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस हो जाती है लगातार, कंटिन्यूली। इसको बोलते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड। बात खत्म। दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है। तो दोस्तों अगर मैं सपोज करूं यहां पर प्राइमर यूज करता हूं, देखो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ता है ये बात मैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में पहले ही बता चुका हूं। तो यहां पर अगर बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसी वीडियो को जाकर देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया कि न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते कैसे हैं। अब यहाँ पर एक बात सोचो, अगर सपोज करो कि यहाँ पर मैं प्राइमर लेता हूँ, तो ये प्राइमर ऑलरेडी 5 प्राइम है, और ये नीचे वाला जो हमारे पास जो दूसरा स्ट्रैंड है ये भी 5 प्राइम है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होगा, हमें क्या चाहिए, 3 प्राइम चाहिए। तो हम प्राइमर का यूज़ कहाँ करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे। हम प्राइमर का जो यूज़ है, हम यहाँ पर इस प्राइमर को यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही हम प्राइमर को रखेंगे तो अब ये क्या होगा, अब ये पूरी तरीके से दोनों डायरेक्शन आपस में एंटी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो है पूरी तरीके से इधर जो है 3 प्राइम आ जाएगा, धीरे धीरे 3 प्राइम के जितने भी एंड है वो आपस में जुड़ते हुए, चलिए मैं जोड़कर आपको दिखा देता हूँ ब्लू पेन से। ठीक है, ये अभी हमने ग्रीन पेन को हमने शो किया है प्राइमर के लिए। ठीक है, और हम यहाँ पर ब्लू पेन यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर क्या करेगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर के इससे जुड़ जाएगा, फिर ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ जाएगा, और ये अब बन गया 3 प्राइम। तो अब ये 3 प्राइम चेन की न्यूक्लियोटाइड की जो सिंथेसिस है वो होती रहेगी। ठीक है, इस तरीके से। अब फिर उसी तरीके से इसमें तो सिर्फ एक प्राइम, जो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, इसे सिर्फ एक ही प्राइमर की ज़रूरत होती है, और पूरे चेन की जो सिंथेसिस ये कर लेता है, अपने दूसरे जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाता है उसको कंप्लीटली ये क्या करता है, पूरी सिंथेसिस कर देता है। बट ये जो नीचे वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाला या एंड वाला जो हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड है, उसके लिए यहाँ पर जो है अलग अलग प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके लिए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पर एक और प्राइमर हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और प्राइमर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का तो सिंथेसिस हो गया। ठीक है, हमको एक चैन भी मिल गई, तो हम एक और प्राइमर यहाँ से ले लेते हैं। हम यहाँ पर एक और प्राइमर लेंगे, तो अब ये जो बचा हुआ गैप है इसमें फिर से आकर के न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे जो बचा हुआ गैप है यहाँ पर फिर से आकर के न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो रेप्लिकेशन फोर्क है ये थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब ये और ज़्यादा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं फटाफट यहाँ पर इसके जो चैन है उसको मैं बना देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ से यहाँ तक के जैसे ही आप देख रहे हैं ये चैन बनता चला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जुड़ता 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 एक पूरे, जहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा एक तरीके से एक ही प्राइमर की हेल्प से पूरी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन जाएगी। मतलब एक ही इंजन से पूरे रेल के सारे डिब्बे कंट्रोल में आ गए हैं। ठीक है, ये हम इस तरीके से कह सकते हैं। बट ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाले के लिए हमें जो है कम से कम प्राइमर की यूज़ पड़ती है लगातार। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको प्राइमर बनाकर दिखा देता हूँ। पहला प्राइमर हमने यहाँ पर लिया था, आपको याद हो तो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा प्राइमर हमने यहाँ पर, तीसरा अब यहाँ पर एक और प्राइमर लेना पड़ेगा। तो लगभग 4 प्राइमर इस तरीके से हम लगातार जितना लंबा स्टैंड होगा उतना ही हमें प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फाइनली आफ्टर ऑल क्या होगा,
आफ्टर ऑल आपको ये बात तो समझ में आ ही चुकी होगी कि इसमें जो नीचे वाला है उसमें रीज़न यही था ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनने का जरूरत यहाँ पर कैसे बना ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होता क्या है। दोस्तों ये जो है इसमें नीचे वाले में आप क्या देख रहे हैं कि जो डीएनए का सिंथेसिस हो रही है वो फ्रेगमेंट्स के रूप में हो रही है। मतलब ये फ्रेगमेंट्स अलग हो गया, फिर यहाँ पर प्राइमर आया, ये फ्रेगमेंट्स अलग हो गया डीएनए का, फिर प्राइमर आया, फिर ये फ्रेगमेंट्स अलग हो गया। तो इस तरीके से ये फ्रेगमेंट्स अलग हो जाएगा। तो नीचे वाला जो है फ्रेगमेंट्स के रूप में बनता है और इन्हीं फ्रेगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। बात खत्म। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में पूछा जाए बीएससी में तो आप इसको लिख देना, ठीक है। और सेम यही आपको, जैसे मैंने आपको यहाँ बनाया ना, मैंने यहाँ पर आप ग्रीन कलर का एक प्राइमर बना लीजिए और लगातार न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस कर दीजिए तो एक स्ट्रैंड डीएनए का कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाले में आपको क्या करना है, नीचे वाले में आपको यहाँ पर फ्रेगमेंट एक बीच में जो है आपको आरएनए प्राइमर लगाना पड़ेगा, उस प्राइमर के बेस पे ही सिंथेसिस होगी। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कैसे रिप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद भी कई सारे प्रोसीजर हैं। हमने यहाँ पर प्राइमर का सिंथेसिस भी बता दिया और प्राइमर का यूज़ भी बता दिया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बता दिया। अच्छा, एक बात फिर से रिपीट कर देता हूँ, कहीं आपके माइंड में कहीं ये क्वेश्चन ना रह जाए कि सर ये बताइए कि यहाँ पर फ्रेगमेंट में क्यों बनता है। दोस्तों रीज़न यही है कि ऊपर वाला आप क्या देख रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब यहाँ पर हमें ये जो हमारे पास प्राइमर है, जो आरएनए का जो फ्रेगमेंट है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो हमने यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये तो लगातार इस तरीके से बनता चला जाता है क्योंकि हमें एंटी पैरेलल चाहिए, अपोजिट चाहिए। बट यहाँ पर अपोजिट नहीं होता, ये तो पहले से ही 5 प्राइम है, ऊपर से ये भी 5 प्राइम है। तो हमने इस चीज़ को यहाँ ना ले करके, ताकि ये एंटी पैरेलल हमने यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ से उल्टा सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब उल्टा सिंथेसिस होगा तो यहाँ से यहाँ तक के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के टेम्पलेट पढ़ करके यहाँ तक कर देगा, आगे कोई टेम्पलेट ही नहीं है तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कोई न्यूक्लियोटाइड अट्रैक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इससे आगे भी तो हो सकता है। तो इससे आगे तभी होगा जितनी लेंथ ये नीचे वाले स्ट्रैंड्स की होगी, जिसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ऊपर वाले स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड, और नीचे वाले स्ट्रैंड को हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। बात खत्म। तो यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड को पढ़ते हुए, रीड करते हुए ये जो है सिंथेसिस होती चली जाती है। फिर एक प्राइमर आता है जो यहाँ से यहाँ तक पढ़ता है, फिर एक प्राइमर आता है जो कि अब सपोज करो जैसे यहाँ से यहाँ तक ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पर हो जाएगा, अब ये 3 प्राइम यहाँ तक हो जाएगा, फिर आगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर आगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर आगे जो है 3 प्राइम, इस तरीके से बनता चला जाता है। तो ये इस तरीके से ये नीचे वाला जो स्ट्रैंड है वो फ्रेगमेंट के रूप में बनता है, ऊपर वाला डायरेक्टली कंटिन्यूअस लीडिंग स्ट्रैंड होता है। बात खत्म, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब उसके बाद देखो क्या होता है, अभी यहाँ पर ये तो सिंथेसिस तो हो गई, अभी और भी कई सारे काम हैं, जैसे कि ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए चेन। अब नई डीएनए चेन कैसे बनती है, चलिए मैं आपको बनाकर ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये हमने लिया प्राइमर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्राइमर की नीड होती है। यहाँ पर हमें जगह जगह पर प्राइमर बना देते हैं, हालांकि और भी आना चाहिए। यहाँ पर हमने 3 दिखा दिए, तो लगभग यहाँ पर हमें 5-6 दिखाना चाहिए, जो कि हम नहीं दिखा सकते, आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। जगह कम होने की वजह से हमने नहीं दिखाया है, लेकिन आप बना सकते हैं। ये हम क्या करते हैं, पूरा डीएनए का एक सीक्वेंस, एक न्यूक्लियोटाइड आपस में यहाँ पर जोड़ देते हैं, और ये 2 स्ट्रैंड हमारे तैयार हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारे इस तरीके से 2 स्ट्रैंड जो हैं आपस में तैयार हो चुके हैं। ये लीजिए। अब दोस्तों बचा क्या काम बचा है इसमें, अब यहाँ पर हमारे सामने 2 स्ट्रैंड इधर तैयार हो गया, 2 स्ट्रैंड इधर हो गया, ठीक है। ये ओल्ड स्ट्रैंड है 50%, 50% याद होगा आपको, कंजर्वेशन मेथड आपको याद होगा, सेमी कंजर्वेशन मेथड, तो आप समझ जाएंगे। ये एक स्ट्रैंड, ये नया सिंथेसिस स्ट्रैंड, ये ओल्ड स्ट्रैंड, ये नया सिंथेसिस स्ट्रैंड, ठीक है। अब इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ये है तो आरएनए फ्रेगमेंट, तो इसको भी तो हटाना पड़ेगा, इसको रिपेयर भी तो करना होगा, इसको रिप्लेस भी तो करना होगा नए डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ। तो उसके लिए और भी कई सारे एंजाइम्स बने हुए हैं। तो डीएनए फॉर्मेशन ऑफ चेन बन चुकी है। अब रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, ये जो आरएनए प्राइमर है इसको रिमूव भी तो करना है। तो इसके लिए कौन कौन से एंजाइम है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए जो है रिमूवर ऑफ प्राइमर के लिए स्मॉल पीसीस ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, जो कि डीएनए, ये जो आरएनए प्राइमर है इनके बीच से जो डीएनए बने, इनकी वजह से जो डीएनए फ्रेगमेंट्स बने, इन्हीं को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। हैव फॉर्मेड आरएनए प्राइमर इज रिमूव 5 and 1 by 1 एक्सोन्यूक्लियोस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एक्सोन्यूक्लियोस एक्टिविटी की वजह से ये 1 by 1 जो है ये जो प्राइमर होते हैं वो आरएनए के, वो सेपरेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं किसके बदले, डीएनए के जो रियल एक्चुअल जो न्यूक्लियोटाइड है उससे ये रिप्लेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर सब आप सीधी सी या सिंपल वर्डों में आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास
आरएनए प्राइमर था, इसके बदले रिप्लेस हो गया एक नया, जो मतलब एक्चुअल डीएनए इसके बदले आ जाता है रिपेयरिंग के बाद। तो अब ये दोनों स्टैंड आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसको भी ये जो है इसको हटा देता है। अब हमारे पास दो स्टैंड्स बिल्कुल क्लियर मिल चुके हैं, ठीक है। डाउट क्लियर। अब उसके बाद जैसे रिमूवल ऑफ, अब यहाँ पर हमने सारा कुछ कर लिया। अब हमारा लास्ट रह जाता है प्रूफ रीडिंग और रिपेयर। दोस्तों ये लास्ट स्टेप है, और इस स्टेप में देखो क्या होगा। इस स्टेप में दो एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक होता है न्यूक्लियस एंजाइम और एक होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम। ये दोनों करते क्या है, कट ऑफ द डिफेक्टिव सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का कोई पार्ट सेगमेंट जो होता है वो डिफेक्ट हो गया, सपोज करो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ए है, एडेनिन है, और लेकिन होना चाहिए था वहाँ पर थाइमिन या फिर साइटोसिन, तो वहाँ पर ये उसको रिप्लेस करता है, उसको रिपेयर करता है, ठीक है। उसको कट करके वहाँ से रिमूव करेगा, फिर ज्वाइन करेगा। ज्वाइन करने के लिए लाइगेज एंजाइम यूज होता है। तो बाद में रिपेयरिंग भी होती है, लास्ट में लास्ट प्रोसीजर बचता है रिपेयरिंग, और इस तरीके से एक नया डीएनए जो है बनता है। मतलब एक नया डीएनए की कॉपी बनती है, एग्जैक्ट कॉपी, सेम वही कॉपी बन जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो और कुछ बचा तो नहीं है। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही ध्यान रखने वाली बात होती है डीएनए रिप्लिकेशन के समय, कि डीएनए का रिप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। चाहे वो किसी भी स्टैंड में आप वहाँ पर सिंथेसिस करा रहे हो डीएनए की, एक बात हमेशा ध्यान रखना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं आप, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पर भी वही आपने किया, आप रूल तो तब वहाँ पर भी, अब हमने क्या किया, बस यहाँ से यहाँ पर जो है इस प्राइमर को हमने यहाँ पर ले लिया, ताकि हम जो है वापस से इसको एंटी पैरेलल कर सकें, ठीक है। इसको हम जो है थोड़ा सा मतलब सेम नहीं रहना चाहिए। तो ये आई होप आपको समझ में आया हो डीएनए का रेप्लिकेशन। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो, कोई समझ में ना आया हो, तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मतलब या तो आपके ऊपर बात है कि आपको पसंद आया है या नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।